हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस। पार्ट 1 में हम थ्योरी पार्ट कर चुके हैं, कंप्लीट थ्योरी पार्ट किया है हमने, ऑल टॉपिक्स कवर किए हैं क्वालिटी के। और पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। मैंने इसलिए जानबूझ के सेपरेट रखा कि न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएगा, न्यूमेरिकल का फ्लो बनता है, और जो थ्योरी है वो थ्योरी एक साथ हो जाएगी। तो उससे आप लोग एक एक गो में सब देख पाएंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यू हैव टू यूज पेन एंड पेपर, कि आप भी साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा बहुत फॉर्मूले को लिख लेंगे मेरे साथ, तो उससे याद हो जाते हैं फॉर्मूले। इसमें हमने जो टॉपिक लिए हैं, रिलायबिलिटी, इसमें सीरीज पैरेलल होगा, फिर मेंटेनेंस, फिर ओसी कर्व, देन इन्वेंटरी में हमने ईओक्यू रखा है, एंड फाइनली ब्रेक इवन एनालिसिस। ये 4 टॉपिक हैं और फास्ट फास्ट करेंगे, ये इसमें इतना समझने का है नहीं। ठीक है, मैं आपका टाइम ज्यादा खाऊंगा भी नहीं। देखो, रिलायबिलिटी होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम विल परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन। क्या है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम जो है अपना परफॉर्म करेगा इंटेंडेड फंक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी है। जस्ट मैथ में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, तो जस्ट इट इज लाइक अ प्रोबेबिलिटी कि आपके पास कोई फोन है, क्या वो अपना इंटेंडेड फंक्शन करेगा कि नहीं, वो 5 साल चलेगा कि नहीं, या फिर वो एंड्रॉयड वर्जन है उसमें वीडियो चलेगी कि नहीं, उसका साउंड अच्छा चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दैट। देन रिलायबिलिटी में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ओवर टाइम टी। अब इफ अ मशीन हैज रिलायबिलिटी ऑफ आर 1000 आवर्स, मतलब मशीन की 1000 आवर्स वर्क करने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दैट 95% चांसेस आर देयर कि मशीन विल वर्क फॉर 1000 आवर्स विदाउट फेलियर। इट विल ऑपरेट विदाउट फेलियर फॉर 1000 आवर्स। इट इज ए 95% चांस। तो रिलायबिलिटी आप समझ गए कि ये इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म करेगा, कि प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने टाइम तक ये मशीन या कंपोनेंट वर्क करेगा। Then there are two types of systems, series system and parallel system. इन सीरीज सिस्टम में क्या होता है? देखो, पहले स्टार्टिंग में बताया था, फिर प्रूफ करूंगा। जो पैरेलल होता है इसमें, वो बेटर होता है, पैरेलल सिस्टम बेटर होता है देन सीरीज। देखो, अब शुरुआत में आपको मैंने बताया ना स्टार्टिंग में, तो यू विल रिमेंबर इट। अब हम जब प्रूव करेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में कि ऑल कंपोनेंट्स मस्ट वर्क फॉर द सिस्टम टू फंक्शन। इफ वन फेल्स, होल सिस्टम फेल्स। सी कैसे? देखो, जो सीरीज में रिलायबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो आर वन इंटू आर टू, रिजल्टेंट है, इक्विवेलेंट कहेंगे और रिजल्टेंट कहेंगे इक्विवेलेंट, आर वन इंटू आर थ्री डैश डैश डैश। अब फॉर एग्जाम्पल, इसी फॉर्मूले में मान लो आर थ्री जीरो हो गया। इफ थर्ड कंपोनेंट जो है, थर्ड कंपोनेंट फेल हो गया, थर्ड कंपोनेंट फेल हो गया, तो आर थ्री क्या हो जाएगा? जीरो। तो नेट रिजल्टेंट रिलायबिलिटी क्या आएगी? जीरो, क्योंकि एक भी जीरो हुआ, ये जीरो हो गया, तो नेट प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसलिए सिस्टम में बोलते हैं कि एवरी एवरी कंपोनेंट मस्ट वर्क। अब एक एग्जांपल भी रखा है कि 3 कंपोनेंट है, तीनों की रिलायबिलिटी 0.95, 0.9, 0.95, 0.98 दे रखी है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0.9 R1 इंटू R2, 0.95 ये R1 है, R2 है, और R3 है। यही फॉर्मूला हमने लगाया, 0.98। अब एग्जाम में इनको मल्टीप्लाई करना भी टफ आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ गए, ऐसे 3-4 0.9 वालों को मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एग्जाम में। 90 को 95 से मल्टीप्लाई करना कोई टफ नहीं है, 100 को 9 से करिए, और फिर 5 9 से 45 घटा दीजिए, तो उससे आंसर आ जाएगा। और जो भी आएगा उसके बाद 100 माइनस 2 करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो उससे ये 0.8382 हो जाएगा। अभी मैं मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कराता हूँ, तो उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप मेरे कैलकुलेशन देख सकते हैं, मैं कैसे कैलकुलेशन रियल टाइम में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, उसकी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। 2017 2018 दो पेपर तो मैं जरूर अपलोड करूंगा, और टाइम मिला तो और आगे के भी कर दूंगा। ठीक है, अब पैरेलल सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम वर्क्स इवन इफ वन कंपोनेंट फेल्स। अगर एक भी कंपोनेंट फेल होता है, इवन इफ वन कंपोनेंट फेल, सिस्टम वर्क करता है। देख कैसे करता है? आर पैरेलल, देखो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब ये आर वन आर टू ऐसे करके मल्टीप्लाई करके वो सब मत याद करिए। एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वो क्या है? वन माइनस आर वन, वन माइनस आर टू। अब कितनी बार भी आ जाए, वन माइनस आर थ्री, एंड सो ऑन चलता रहेगा, वन माइनस आर एन। मतलब आप कितने भी आर आ जाए, बस आप इस फॉर्मूले में रखिए। अब फॉर एग्जाम्पल आर टू जीरो हो गया, आर थ्री रखा था हमने,
R3 तो R3 लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल R3 0 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर पैरेलल जो बनेगा 1 माइनस वन, मान लो तीन ही कंपोनेंट है, 1 माइनस R1, 1 माइनस R2 एंड 1 माइनस R3 का वैल्यू 0 है, 0, तो वैल्यू तो 1 माइनस R1 और 1 माइनस R2। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल में है, मतलब इसके पैरेलल हमने एक और लगाया, इसके पैरेलल हमने एक और लगाया, ऐसा है सिस्टम। ये 1 है, ये 2 है, 3 है। अगर ये फेल भी हो जाएगा तो ये दोनों मिलके काम चला लेंगे। और इससे क्या होगा गाइस, पैरेलल सिस्टम बेटर होता है। अब आप समझ गए कि एक कंपोनेंट फेल भी हो जाएगा, देन इट विल वर्क मोर रिलायबल देन सीरीज, सीरीज से मोर रिलायबल है। और जैसे एक न्यूमेरिकल भी दे दिया मैंने कि दो कंपोनेंट्स हैं पैरेलल में जिनकी रिलायबिलिटी जो है 0.9 0.8 है, तो रिलायबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, हम लगा लेते हैं, सॉल्व मैं करा ही देता हूँ, 1 माइनस 0.9 और 1 माइनस 0.8। देखो फॉर्मूला याद ना रहे, याद ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, रहे ना रहे, आप बस इतना याद रखिए कि जितनी भी रिलायबिलिटी दे रखी होगी आप उसको 1 में से घटाएंगे सबको, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा उनको प्रोडक्ट करके वो हम 1 से घटा देंगे। देखो इसका कंसेप्ट भी है, जो इसका रिजल्ट है, हम क्या कर रहे हैं कि सबको 1 से घटा दे रहे हैं, मतलब फेलियर निकाल रहे हैं। फेलियर क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी, है ना। यहाँ पे देखते हैं रिलायबिलिटी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, तो रिलायबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग प्लस फेलियर, इसकी नेट क्या हो जाएगा, 1, नेट 1 हो जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। तो फेलियर क्या हो जाएगा, 1 माइनस RT। तो पैरेलल में हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सारी, और फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई करके और फाइनली 1 माइनस FT नेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं, आर पैरेलल जो आ रहा है वो 1 माइनस FT नेट, और FT नेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस R1 और 1 माइनस R2, 1 माइनस R3, ऐसे। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो कंसेप्ट में ज्यादा घुसना नहीं है, बस आपको इतना जानना है, फॉर्मूला होता है ऐसे निकालते हैं, 0.98 के बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। देन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, नाम से ही लग रहा है अवेलेबिलिटी, दैट सिस्टम अवेलेबल है, सिस्टम इज वर्किंग कंडीशन, कितने टाइम तक सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सिस्टम इज इन फंक्शनिंग कंडीशन। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर अपॉन मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम MTTR। देखो होता क्या है, समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये बता दिया है कि मान लो एक कंपोनेंट है, वो स्टार्ट हुआ वर्क करना एट, मान लो कोई भी टाइम 0 बजे, मतलब 1200 आवर्स को 0 मान लेते हैं, 0 टाइम है T इक्वल टू 0, स्टार्ट हुआ T इक्वल टू 10 आवर्स में मस्त चला, और यहाँ पे क्या हुआ, ये फेल हो गया। देन आगे गया, हमने यहाँ पे फेल हुआ और क्या किया, हमने रिपेयरिंग स्टार्ट करी, रिपेयरिंग वर्क स्टार्टेड, ठीक है। अब मान लो 2 आवर्स लगे हमें, और आफ्टर T इक्वल टू 12 आवर्स अगेन स्टार्टेड फंक्शनिंग, तो एक साइकिल हो गया ये। तो इसमें हम मीन टाइम बिटवीन फेलियर, देखो ये वाला जो कंपोनेंट है MTBF, वो यहाँ से यहाँ तक है, एंड दिस पार्ट इज MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर। ये IT सेक्टर में भी होता है गाइस, कि कोई पोर्टल मान लो डाउन हो गया, UPSC का पोर्टल है, कोई भी पोर्टल है, पोर्टल मान लो डाउन हो गया, तो उसमें MTTR आएगा ना, मीन टाइम टू रिपेयर, उसको दोबारा फंक्शन लाने में कितना टाइम हो रहा है। तो ये कहीं भी अवेलेबिलिटी कहीं भी काम कर सकती है। अब देखो इसमें अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये कितना था 10, तो MTBF, ऊपर MTBF 10 हो जाएगा, और नीचे 10 प्लस 2, ये तो होगा 10 अपॉन 10 प्लस 2, और 10 बाय 12, 5 बाय 6, 0.50, 6 8 जा 48, 220, 6 3 जा, ऐसे निकाल, ठीक है गाइस। इसको 2 5 जा किया, 2 6 जा किया, 5 बाय 6 आया, पॉइंट लगाया तो 50 हो गया। अब 6 8 जा 48, और फिर 20 6 3 जा, फास्ट कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए, उससे आपके 10 मार्क्स 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे एग्जाम में। तो एग्जाम्पल भी एक दिया है कि MTBF 100 है, MTTR 10 है, तो 100 अपॉन 100 प्लस 10, 100 अपॉन 100 प्लस 10, ये हो गया 0.9091। अवेलेबिलिटी समझ आ गया। अब ये
समरी है रिलायबिलिटी के सारे फॉर्मूलों की। देखो रिलायबिलिटी क्या होता है, जब हम ये एक्सपोनेंशियल का केस है, एक्सपोनेंशियल हम जब कंसीडर करते हैं जो कर्व को, तो रिलायबिलिटी का जो फंक्शन आता है वो क्या आता है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो अपना इंटेंडेड टास्क करेगा। तो e की पावर माइनस लेमडा टी, और लेमडा क्या है, फेलियर रेट। ठीक है, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो रिलायबिलिटी क्या है, फेलियर, ओ रिलायबिलिटी e की पावर माइनस लेमडा टी, और लेमडा है फेलियर रेट। ठीक है, अब लेमडा जो होता है वो 1 बाय MTBF होता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, और उल्टा भी कह सकते हैं जो MTBF होता है वो 1/λ होता है। तो एग्जाम में आपको या तो MTBF देगा या लैम्डा देगा, उससे आपको लैम्डा देगा तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, MTBF देगा तो उसका इन्वर्स करेंगे, लैम्डा आ जाएगा। और कई बार ये देगा रिलायबिलिटी और टाइम दे देगा, लैम्डा निकालेंगे और लैम्डा से फिर हम MTBF निकालेंगे। ये मैकेनिकल के मेंस में भी है, मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, इवन सिविल में भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी ब्रांचेज में चांसेस कम है। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला है जो MTBF है, 1/λ। एक और इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, ये आप जनरली कहीं मिलता नहीं है, हजार्ड रेट। हो सकता है यूपीएससी पूछ दे, HT हजार्ड रेट। हजार्ड रेट क्या होगा, ये आप याद कर लीजिए कि ये जो फेलियर है FT अपॉन HT जो होगा हजार्ड रेट, FT अपॉन RT। रिलायबिलिटी है नीचे, ऊपर है फेलियर, फेलियर और रिलायबिलिटी का रेशियो। देन अनरिलायबिलिटी क्या है, वही फेलियर, अनरिलायबिलिटी फेलियर 1 - RT। एंड देन देखो जब भी हजार्ड रेट एग्जाम में पूछे, आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, जो दो डाटा दे रखा है उसको आपस में डिवाइड कर दीजिए, छोटा रखना ऊपर, क्योंकि फेलियर के चांसेस कम होते हैं, जनरली जनरली बोल रहा हूँ। तो फेलियर ऊपर रखना, नीचे रिलायबिलिटी रखनी, ये याद रखना। दो दो डाटा दे रखा होगा हजार्ड में, टू डेटा, डिवाइड देम, डिवाइड देम, और रिलायबिलिटी को डिनोमिनेटर में रखना है, बस इतना याद रखना। और जो भी आंसर है ऑप्शन में मैच कर लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। देन अवेलेबिलिटी, देखो अवेलेबिलिटी हमने ऊपर पढ़ा है, MTBF अपॉन MTBF प्लस MTTR। ठीक है, अवेलेबिलिटी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, ओसी कर्व, बस इतना ही है, रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ बताता हूँ। एक बहुत बाथटब कर्व का कंसेप्ट होता है। देखो मेंटेनेंस मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, थोड़ा बहुत और मेंटेनेंस का एक आध जो बेसिक कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। 3 तरह के मेंटेनेंस होते हैं जो, वो भी आप देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बाथटब कर्व। बाथटब कर्व के बाद हम मेंटेनेंस का और वो देखेंगे। तो उसमें होता क्या है, क्योंकि बाथटब कर्व में क्या है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, अब मान लो बाथटब कर्व किसी प्रोडक्ट की लाइफ के बारे, लाइफ साइकिल की तरह ही है एक तरह से। देखो लग रहा है ये बाथ का टब है, बस ऐसा ही एक कर्व है बाथटब कर्व। इसमें इस तरफ दिखा रहा है टाइम, कितना टाइम तक प्रोडक्ट काम कर रहा है, देन इधर दिखा रहा है फेलियर रेट। ठीक है, ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। अब इसमें जो ये है फर्स्ट, ये क्या है, इनिशियल फेलियर। जो इनिशियल जैसे प्रोडक्ट आया, कोई डिफेक्टिव पीस है, कोई डिफेक्टिव पीस है उसकी वजह से फेल हो गया, तो इनिशियल फेलियर, इनिशियल फेलियर। देन दिस पार्ट जो ये हॉरिजॉन्टल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, यूजफुल लाइफ। एंड देन फाइनली ये एंड है, जो अब यहाँ से क्या हो गई, खत्म हो गया, तो ये एंड है, वियर्ड फेस। ठीक है, वियर फेस या एंड लाइफ। ठीक है, ये क्या है, अर्ली, देन ये यूजफुल लाइफ, एंड फाइनली एंड लाइफ। ये बाथ टब कर्व है। ठीक है, बाथ टब कर्व में 3 डिफरेंट फेजेस है, और 3 डिफरेंट फेजेस को हमने बात दिखाया है कि देखो फेलियर रेट और टाइम। इनिशियली क्या है, फेलियर रेट बहुत हाई है, आप अगर इसमें पॉइंट मार्क करें, देखो फेलियर रेट वेरी हाई, अगर इनिशियली देखें आप एट बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज ऑफ, फिर देन विद टाइम इंक्रीजेस, फेलियर रेट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, जो फेलियर रेट है इज डिक्रीजिंग, फेलियर रेट यहाँ डिक्रीज हो रहा है। फिर देन स्टेबलाइज है, यहाँ पे स्टेबलाइज्ड, स्टेबिलिटी कह सकते हैं। एंड देन फाइनली फेलियर जो है रहा वो इंक्रीज हो रहा है। बस आप इतना ही याद रखिए
कि लास्ट है यूज, पहले इनिशियल जो लाइफ होता है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ भी, तो पुअर क्वालिटी की वजह से कोई जॉइंट वेंट प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी एनी स्मॉल डिफेक्ट की वजह से प्रोडक्ट इनिशियली फेल हो सकता है, तो इसलिए हाई फेलियर होता है। देन अगर आपको यूज अर्ली लाइफ अर्ली स्टेज जो पार हो गई, देन आफ्टर प्रोडक्ट विल वर्क, स्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ तक प्रोडक्ट वर्क करेगा, एंड देन अगेन फेलियर रेट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। यही होता है बाथ टब कर्व। ठीक है, इसमें यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। 3 तरह के मेंटेनेंस थे जो मैं आपको बताना चाहता था, ये भी देख लेते हैं। देखो मेंटेनेंस, बस इतना ही है, ज्यादा नहीं जानना है। देखो ज्यादा जानोगे याद तो रहना नहीं है। एक होता है, मैंने पहले ही बताया था, प्रिवेंटिव, फर्स्ट पार्ट में है ये थोड़ा थोड़ा, और इसमें भी थोड़ा प्रिवेंटिव है। ठीक है, देन इज प्रिडिक्टिव, एंड फाइनली ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस आपको एकदम उसमें बताऊंगा सार में। प्रिवेंटिव मतलब बिफोर फेलियर, बिफोर फेलियर, दिस इज ऑल्सो बिफोर फेलियर, एंड दिस इज आफ्टर फेलियर। ब्रेक डाउन मीन्स प्रोडक्ट is failed, now repair work is failed, और repair work going on। ठीक है, प्रिडिक्टिव में क्या है कि शेड्यूल्ड होता है, एक शेड्यूल फॉलो करा जाएगा, उसके हिसाब से टाइम टू टाइम पीरियोडिक मेंटेनेंस किया जाएगा। और प्रिवेंटिव में कि वी वांट टू प्रिवेंट, नाम से लग रहा है, वो वी वांट टू प्रिवेंट फेलियर, प्रिवेंट फेलियर, हम फेलियर होना ही नहीं चाहते, वी डोंट वांट एनी फेलियर टू हैपन। ठीक है, दिस वन जो ब्रेक डाउन होता है इसको रिएक्टिव भी बोलते हैं। रिएक्टिव क्यों? क्योंकि वी आर रिएक्टिंग आफ्टर ब्रेक डाउन, वी आर नॉट टेकिंग इनिशियल एनी स्टेप्स, वी आर जस्ट रिएक्टिव, वी आर रिएक्टिंग आफ्टर ब्रेक डाउन हैपेंस। और इन सबको बोलते हैं हम प्रोएक्टिव, और बाकी जो ऊपर दोनों है दिस टू, इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट द फेलियर इन फर्स्ट टू केस, हम फेलियर होने से रोकना चाहते हैं, और थर्ड वन इज फेलियर हो चुका है उसको रोक रहे हैं। बस इतना समझ लीजिएगा बाथ कर्व एंड मेंटेनेंस के लिए। नाउ अगला करते हैं ओसी कर्व। ओसी कर्व में क्या है, परसेंटेज डिफेक्टिव। ठीक है, परसेंटेज डिफेक्टिव और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, इसके बीच में एक कर्व है। कैसा कर्व है देखो, छोटा सा भी यहाँ देख लेते हैं। यहाँ क्या है, परसेंटेज डिफेक्टिव, नहीं, यहाँ कह रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे परसेंटेज डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसके बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, परसेंटेज डिफेक्टिव एंड, अब इसमें की टर्म्स क्या है, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, एक्यूएल एंड एलटीपीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूएल, इसमें एक पीवाईक्यू रिपीट भी हो चुका है, वो पीवाईक्यू मैं देखूंगा अलग से, एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसमें एक्यूएल का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा और थ्योरी के साथ। जो ओसी कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है शेप, समथिंग लाइक दिस, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, अल्फा एरर बीटा एरर्स, 2 तरह के एरर्स होते हैं। अब देखो पहले सैम्पलिंग समझते हैं, फिर भी इसको भी देख लेते हैं, फिर सैम्पलिंग में दोबारा इसको देख लेंगे। कह रहा है प्रोड्यूसर्स रिस्क, प्रोड्यूसर का रिस्क क्या होगा, रिस्क ऑफ प्रोड्यूसर मतलब वी आर, आई एम द मैन्युफैक्चरर, मेरी कंपनी है, और अगर कोई अच्छा लॉट रिजेक्ट हो गया तो मेरा रिस्क है, रिजेक्टिंग अ गुड लॉट। थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, अ कंपनी, देन इट विल बी प्रोड्यूसर रिस्क, ये टाइप 1 एरर। देन कंज्यूमर्स रिस्क, कंज्यूमर रिस्क क्या है, अब थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर, यू आर गोइंग टू परचेज अ प्रोडक्ट, और फॉर एग्जाम्पल आपने एक बैड प्रोडक्ट खरीद लिया, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो जो आपने सैंपल लिए वो बैड बैड ही आए, वो जो जो सैंपलिंग हुई थी तो गुड गुड सैंपलिंग हो गई थी, और जो लॉट है वो एक्सेप्ट कर दिया गया था, बट उसमें जो बेकार डिफेक्टिव पीसेस थे उनकी सैंपलिंग हुई नहीं। तो वही कह रहा है एक्सेप्टिंग अ बैड लॉट, बैड लॉट को एक्सेप्ट कर लिया। देन एक्यूएल क्या होता है कि मैक्सिमम डिफेक्टिव एक्सेप्टेबल टू द प्रोड्यूसर, मतलब कितना डिफेक्टिव है जो एक्सेप्टेबल है, परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट विच आर एक्सेप्टेबल।
तो हम कितना जो डिफेक्ट्स हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हम बता रहे हैं AQL। इसकी फुल फॉर्म होती है एवरेज क्वालिटी लेवल। एक होती है एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, ठीक है, कितनी क्वालिटी जो एवरेजली जा रही है, कौन सी, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल, जो क्वालिटी एट आउटपुट, ठीक है, आउटपुट पे जो क्वालिटी है जो जा रही है, जो कस्टमर को मिल रही है, ठीक है। देन इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो हम अभी करेंगे आगे। फिर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग को पढ़ते हैं। देखो, क्वालिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि एक लॉट है, इसमें 10 प्रोडक्ट्स हैं, 12 हो गए। अब 12 प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपने लिखा कि इसकी हमें सैम्पलिंग करनी है। सैम्पलिंग, अब आप 12 के 12 की तो सैम्पलिंग करेंगे नहीं, तो आप कोई मान लो दो प्रोडक्ट्स की सैम्पलिंग करेंगे, अगर दो सही है, दो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे, अगर वो सही है तो हम उस लॉट को क्या करेंगे, पूरा लॉट है, इस लॉट को हम कर लेंगे एक्सेप्ट। अब सैम्पलिंग का तरीका क्या है, कितने कितने इसमें से पीसेस लेने हैं, तो हमने सैम्पलिंग कितना, सैंपल साइज 2 लिए, 2 सैंपल लिए, अब 2 लिए। अब दोनों हैं वो नॉन डिफेक्टिव थे, नॉन डिफेक्टिव, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बस बेसिक यही है कि सैंपल है, द क्वालिटी कंट्रोल मेथड यूजेस अ सैंपल टू डिटरमाइन वेदर अ बैच और लॉट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जो लॉट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उसको डिसाइड करना है। टेस्टिंग इज डिस्ट्रक्टिव, जरूरी है, डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी। लार्ज लॉट साइज, मतलब जरूरत कहाँ पड़ती है कि जो मान लो कहीं पे जो उसकी टेस्टिंग होती है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, तो उस केस में हम अब हर प्रोडक्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे ना, तो हम सैम्पलिंग करेंगे। या फिर लॉट साइज बहुत बड़ा है, बहुत मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्लिप्स हैं, क्लिप्स पे तो एक साथ बहुत सारी बनती है ना, अब आप कितनी क्लिप्स चेक करेंगे, पूरी क्लिप्स को चेक करने लग जाएंगे तो हो गया, टाइम ही सारा लग जाएगा, और फिर लिमिटेड टाइम है आपके पास। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्लान्स है, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान, मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान एंड स्किप लॉट सैम्पलिंग प्लान। इसमें क्या है, वन सैंपल टेकन है और डिसीजन ले लिया जाता है। इसमें सेकंड सैंपल लिया जाता है, सॉरी कुछ गिर गया। देखो सेकंड सैंपल में क्या होता है, इसमें सेकंड सैंपल लिया जाता है अगर फर्स्ट इनकंक्लूसिव है। देन मल्टीपल में मल्टीपल राउंड्स किए जाते हैं, नाम से लग रहा है सिंगल सैंपलिंग वन सैंपल, थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। और सीक्वेंशियल में क्या है कि सीक्वेंस में किया जाता है, डिसीजन आफ्टर ईच यूनिट इज इंस्पेक्टेड। और स्किप मतलब सम लॉट्स आर स्किप्ड फ्रॉम इंस्पेक्शन बेस्ड ऑन हिस्ट्री। ये कुछ टाइप्स हैं। आप ये एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एसके, स्किप लॉट सैंपलिंग वाला, क्योंकि हो सकता है एग्जाम वो पूछ ले, क्योंकि नया है। देखो सिंगल सैंपलिंग प्लान में क्या होता है कि मान लो सैंपल साइज n है, एक्सेप्टेंस नंबर आपने 50 का सैंपल किया और एक्सेप्टेंस नंबर है 2, कि एक्सेप्ट करेंगे इफ लेस देन 2, लेस देन 2 डिफेक्टिव आइटम्स है, 2 से कम डिफेक्टिव है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर 2 से ज्यादा है तो रिजेक्ट रिजेक्ट करेंगे इफ मोर देन 2, मोर देन 2 डिफेक्टिव। अब ये नंबर डिसाइड हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करती है, जो डिजाइन और क्वालिटी वाले हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। देन डबल सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है कि टेक फर्स्ट सैंपल N1, रिजल्ट्स आर इन क्लियर, इफ देन टेक अनदर सैंपल N2। अब कह रहा है एक्सेप्ट करेंगे इफ जो डिफेक्ट्स हैं जैसे पहले था, जब डिफेक्ट्स लेस देन C1, इसका इसका जो नंबर होगा C1 होगा एक्सेप्टेंस नंबर, इसका होगा C2। अगर यहीं पे फर्स्ट में रिजल्ट क्लियर हो गए तो खत्म, एंड। बट इफ, अगर यहीं पे हो गया, बट इफ इन अनक्लियर हुआ या इनकंक्लूसिव हुआ कुछ, देन वी विल गो सैंपल 2 और रिजेक्ट कर देंगे इफ डिफेक्ट्स आर ग्रेटर देन C2, C2 से ज्यादा हुआ, एल्स टेक सेकंड सैंपल, ठीक है। देन मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, मोर देन 2 सैंपल्स टेकन, 2 से ज्यादा सैंपल लिए जाते हैं, यूजफुल फॉर बैलेंसिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट और एक्यूरेसी को बैलेंस करने के लिए यूजफुल होता है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग प्लान, इंस्पेक्शन डन वन आफ्टर अदर, वन बाय वन किया जाता है, ईच डिसीजन को इंस्पेक्ट किया जाता है, डिसीजन मेड आफ्टर ईच इंस्पेक्शन। और ग्राफिकली एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये ग्राफिकली 3 चर होते हैं। एक देखो, एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है SPRT, SPRT सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट, ये यहाँ पे यूज होता है सीक्वेंशियल वाले में।
तो एग्जाम में पूछ सकता है कि एसपीआरटी किस में यूज होगा, और वो सिक्वेंशियल वाले को देगा ही नहीं ऑप्शन में, नन ऑफ दीज दे देगा, तो नन ऑफ दीज में नहीं जाएगा वो। समझ रहे हो, ऐसे खेला जाएगा। देन स्किप लॉट, ये सारे सिक्वेंशियल वाले वर्ड देगा, आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी तो दिमाग लगाता ही है। फाइनली स्किप लॉट सैम्पलिंग प्लान, इसमें क्या करा है, सम लॉट्स आर स्किप्ड इफ प्रीवियस लॉट्स हैव गुड क्वालिटी। ठीक है, अगर प्रीवियस लॉट्स की गुड क्वालिटी है, अगर मान ले पीछे से गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लॉट्स आए जा रहे हैं, तो चलो कुछ कुछ लॉट छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी अच्छे ही होंगे। ठीक है, ये गुड हिस्ट्री के ऊपर है कि आपका अगर किसी के साथ रिलेशन अच्छा है, अच्छे प्रोडक्ट्स हिस्ट्री है कि आपने अच्छा हमेशा प्रोडक्ट डिलीवर किया है। आप एप्पल को क्वालिटी चेक नहीं करते, ज्यादा ध्यान नहीं देते, आंख बंद करके ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है एप्पल की क्वालिटी अच्छी ही होगी। पार्ले जी आप लोग लेते हैं, पार्ले जी आप सोचते नहीं कैसा बिस्किट होगा, आप ले लेते हैं क्योंकि आपको पता है अच्छी क्वालिटी का ही देगा। ठीक है, अब ओसी कर्व, ओसी कर्व क्या होते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ सैम्पलिंग प्लान। जो सैम्पलिंग प्लान है उसकी परफॉर्मेंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और डिफेक्टिव, इनको ग्राफ पे प्लॉट करता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं हम, सॉरी, ठीक है, ये हमने ग्राफ बनाया, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स एक्सिस पे हम परसेंटेज डिफेक्टिव दिखाएंगे, परसेंटेज डिफेक्टिव, सॉरी, परसेंटेज डिफेक्टिव। और वाई एक्सिस पे क्या दिखाएंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लेते हैं, एक यहाँ पे लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट्स कम है, डिफेक्ट्स, अब यहाँ पे पॉइंट देखो, थोड़ा सा ग्राफ को समझे कि यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट्स कम है, और देखो, और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, यहाँ क्या है, डिफेक्ट्स, परसेंटेज डिफेक्ट्स ज्यादा है, यहाँ पे मान लो परसेंटेज डिफेक्टिव 1% है, और यहाँ पे मान लो या 1.5% ले लेते हैं, और यहाँ पे मान लो या कुछ भी ले लीजिए, 1 इज फाइन, 1 थोड़ा अभी समझने के लिए इसको 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लो 90%। अब देखो इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, बट एट इस पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, लो। यहाँ पे मान लो 5% है, और यहाँ पे मान लो 90%। देख रहे हो, डिफेक्ट्स 90% है, डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स 90% है, बट उसको एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम, 5%। यहाँ पे कह रहा है डिफेक्ट्स 1% है, एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 90%। यही तो होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, बट इसमें एरर हो जाता है कि डिफेक्ट्स 90% वाले की, ये क्या है, एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी, एक्सेप्टेंस। अब 90% वाले में 5% चांस है, 5% चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यही एक एरर है, एरर। और यहाँ पे क्या है, 90% चांस है एक्सेप्टेंस के, तो इस लॉट के क्या है, एक लॉट ये है, इस लॉट के क्या है, 10% चांस है ऑफ रिजेक्शन, और इसके क्या है, 5% चांस है, 5% चांस ऑफ एक्सेप्टेंस। ये एरर है गाइस, ये दोनों एक एरर है, एक प्रोड्यूस, देखो, अब बैड लॉट इज एक्सेप्टेड, ये बैड लॉट था, ये एक्सेप्ट हो गया, तो बैड लॉट एक्सेप्ट हो गया तो क्या हो, कंज्यूमर का रिस्क हो गया। और गुड लॉट, दिस इज गुड लॉट, 1% डिफेक्ट्स, बट गुड लॉट इज रिजेक्टेड, ये प्रोड्यूसर का रिस्क, प्रोड्यूसर रिस्क। यही दो एरर है, बस यही है, बस यही बता रहा है, और तो ज्यादा कुछ साथ के साथ देख लेते हैं। पर्पस क्या है उसी कर्व का, इवेलुएट करना है इफेक्टिवनेस ऑफ सैम्पलिंग प्लान, बैलेंसेस प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क को बैलेंस कर रहा है, और गाइड कर रहा है गेटिंग सैंपल साइज एंड एक्सेप्टेंस नंबर। ये तीन फंक्शंस है। अब एग्जाम में तीन स्टेटमेंट दे सकता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस डिफाइंस द पर्पस ऑफ ओसी कर्व।
ये डज नॉट डिफाइन द पर्पस ऑफ ओसी कर्व, और 3 देगा, चौथा कुछ अजीब सा दे देगा और आपको चेक करना होगा। तो बस हमें सैम्पलिंग प्लान की इफेक्टिवनेस बताता है, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क को बैलेंस करता है, और सैंपल साइज को और एक्सेप्टेंस नंबर को बताता है। अब ज्यादा नहीं घुसना है इसमें, अगर आप ज्यादा घुसने लगेंगे तब तो फिर एग्जाम में आपको टेक्निकल भी तो पढ़ना है ना यार। ये इतना ही पढ़िए बस। यूपीएससी भी कहता है कि आप इतना थोड़ा बहुत जान के आइए, बाकी आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली गाइस ट्रस्ट मी, जो अलग से बहुत ज्यादा जीएस पढ़ते हैं ना, उनके भी 70 मार्क्स ही आते हैं, और जो बहुत कम पढ़ते हैं उनके भी 80 मार्क्स आ जाते हैं। इवन मैंने तो ऐसे देखे हैं जो जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं, उनको 50 मार्क्स ही आए हैं। समझ रहे हैं, 50 मार्क्स भी आते हैं लोगों के, और किसी के 90 भी आते हैं, बट दे स्टडी सेम, सेम अमाउंट पढ़ते हैं। तो इसलिए यूपीएससी कहता है पढ़ के मत आओ, कॉमन सेंस लगाओ। इसलिए क्या कहते हैं, यूज कॉमन सेंस। लॉजिकल गैसिंग, लॉजिकली गेस करिए, ठीक है। जल्दी करते हैं हम। AQL क्या है, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल की मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो एक्सेप्टेड है, मतलब जो मैक्सिमम डिफेक्टिव है, जो कंज्यूमर को एक्सेप्टेड है कि भाई ठीक है, और प्रोड्यूसर सबको एक्सेप्टेड है। देन LTPD, लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव की वर्स्ट परसेंटेज। एक होता है एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी लेवल। ये क्या है कि एवरेज जो है क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी इन इन द आउटगोइंग प्रोडक्ट, जो बाहर जा रहा है, जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है, उसकी एवरेज क्वालिटी लेवल क्या है, ठीक है। देन AQL क्या है, मैक्सिमम लॉट टॉलरेंस वर्स्ट परसेंटेज डिफेक्ट्स कंज्यूमर कैन टॉलरेट। मतलब कंज्यूमर जो है कह रहा एग्जांपल 6% तक डिफेक्ट चलो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि वर्स्ट परसेंटेज डिफेक्ट्स, कंज्यूमर कह रहा है कि मैं 6% तक डिफेक्ट को टॉलरेट कर सकता हूँ, इसके बाद मैं कुछ टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा भाई, ठीक है। कंज्यूमर कह रहा है भाई देख लो, इससे ज्यादा तुम दोगे तो फिर अपने घर ही चले जाओ। फिर AQL कह रहा है, AQL में कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ डिफेक्ट, इतना डिफेक्ट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ लॉट इज गुड। एक्सेप्टेंस कह रहा है कि हाँ ठीक है, इस लेवल पे हम कहेंगे कि ओके फाइन, गॉड जो लॉट है वो ठीक है, हम ले लेंगे। उसके बाद लॉट टॉलरेंस वाले को बता दिया कि वर्स्ट है, वर्स्ट परसेंटेज दैट कंज्यूमर कैन टॉलरेट, वर्स्ट की 6% तक, इससे ज्यादा अगर यहाँ 7% होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द लॉट। देन प्रोड्यूसर्स रिस्क, प्रोड्यूसर का क्या रिस्क होगा, कंपनी का, कि अच्छा लॉट रिजेक्ट हो गया। और ये AQL से रिलेटेड है। और LTPD से रिलेटेड क्या है कि कंज्यूमर ने बैड लॉट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये अल्फा है, इसको अल्फा एरर भी कहते हैं प्रोड्यूसर वाले को, और कंज्यूमर वाले को बीटा भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, BC, बीटा B, BC, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं कि देखो सैंपल साइज N 50 था, C क्या था 2। अब चार्ट हम अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, अब 0% डिफेक्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। 1% मान लो डिफेक्ट आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, 0.98। मान लो 2% डिफेक्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या, 0.93। 4% डिफेक्ट है, तो जैसे जैसे डिफेक्टिव परसेंटेज बढ़ते जा रहा है ना, परसेंटेज डिफेक्ट बढ़ रहा है, उसी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस घट रहा है, ठीक है। और यही ओसी कर्व में भी कहता है, ओसी कर्व हमने ऊपर बनाया था। देन शेप ऑफ ओसी कर्व, वही हमने पढ़ लिया है शेप वगैरह, कि फ्लैट, फ्लैट भी कर्व हो सकता है जब स्मॉल सैंपल साइज होता है, मोर अनसर्टेनिटी, ये आप याद कर लीजिए, एग्जाम में दे सकता है, फ्लैट ओसी कर्व, ठीक है। एक स्टीप कर्व होगा, दो डिफरेंट, एक स्टीप लार्ज सैंपल साइज है तो स्टीप कर्व हो जाएगा, बेटर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड लॉट्स। तो जब लार्ज सैंपल साइज है, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एक्सेप्टेंस नंबर जब ये है, तो स्टीप कर्व होगा, दो तरह के, एंड फ्लैट कर्व, ठीक है। स्टीप मतलब एकदम वेरी हाई, स्टीप मतलब समथिंग रिलेटेड टू दिस वेरी हाई, एंड समझ रहे हैं ये, सॉरी, मतलब समथिंग रिलेटेड टू दिस, ऐसा करके। और फ्लैट मतलब फ्लैट ऐसे है, एकदम फ्लैट, या थोड़ा सा बैंड है, बहुत ही थोड़ा सा फ्लैट, ठीक है। ये फ्लैट टाइप का हो गया, ये स्टीप हो गया। जब बहुत ज्यादा सैंपल साइज लिया तो स्टीप है, बेटर डिस्क्रिमिनेशन करना है। तो सैंपल देखो, इसका वही है, सैंपल साइज अगर ज्यादा है, इसको याद कर लीजिए, लार्जर एंड स्टीपर कर्व, बेटर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द गुड एंड बैड, बेटर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड। देन नेक्स्ट, ये तो हमने कर ही लिया है, लोअर सी, अब सी घटेगा, लोअर सी होगा तो
स्ट्रिक्ट प्लान होगा जब, या हायर सी होगा। देखो ये सैंपल साइज की बात कर रहा है, ये फैक्टर्स है अलग अलग, सॉरी देखो अलग अलग फैक्टर्स कह रहा है। जब सैंपल साइज की लार्जर एन होगा तो स्टीपर कर्व होगा। जब सी एक्सेप्टेंस नंबर लोअर है, सही बात है। आपने बोला कि 50 में से सिर्फ एक ही डिफेक्ट होना चाहिए, सी वन, एक ही डिफेक्ट, वन डिफेक्ट ओनली, तो क्या होगा, स्टीपर कर्व बेटर प्लान है, बेटर है, बट टफ होगा। लेकिन अगर हायर सी है, मान लो आपने कहा 50 में से सी 10 है, 10 डिफेक्ट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। सी क्या होता है, एक्सेप्टेंस नंबर, तो 10 डिफेक्ट तो क्या होगा, फ्लैटर कर्व होगा, फिर मोर लीनियंट कर दिया आपने। फिर इंस्पेक्शन लेवल है जनरल, रिड्यूस, टाइटन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन लेवल है। अब आइडियल ओसी कर्व है, एक रियलिस्टिक ओसी कर्व है, एक ओसी कर्व फॉर डबल सैम्पलिंग प्लान, ओसी कर्व फॉर सिक्वेंशियल। देखो कह रहा है शार्प ड्रॉप एट AQL, जो एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल में शार्प शार्प ड्रॉप है ना। एंड परफेक्ट सेपरेशन बिटवीन गुड एंड बैड लॉट। जब आइडियल ओसी कर्व है तो उसमें परफेक्ट सेपरेशन है गुड और बैड लॉट में। रियलिस्टिक वाले में क्या है, स्मूथ एस शेप्ड कर्व, रियल जो हमने अभी पढ़ा था वो रियल था, रिफ्लेक्ट्स रियल वर्ल्ड अनसर्टेनिटी। फ्लैट वे, जब ओसी कर्व डबल सैम्पलिंग प्लान के लिए है तो फ्लैटर है देन सिंगल सैंपल्स, एंड देन सिंगल सीक्वेंशियल सैंपलिंग के लिए मोर एफिशिएंट है स्टीपेस्ट ट्रांजिशन। क्योंकि डबल में क्या कर रहे हैं, देखो डबल में फ्लैट क्यों आ रहा है, इसका लॉजिक आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट इज प्लीज कमेंट, रीजन बताइएगा, बहुत मजेदार रीजन है इसका। अब इसको मैथमेटिकली दिखा रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, बाइनोमियल वाला सबने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी, मान लो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, तो पी आई 1 - pi की पावर n - i, यही पढ़ते हैं ना बाइनोमियल में, कि आई की वैल्यू 0 से c, और एन सी, वो पढ़ते हैं ना वही, जो बाइनोमियल वाला, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, इसकी पावर आई ले रहे हैं और इसको सबको ऐड करते हैं, समेशन करते हैं, सबको ऐड करेंगे। ये सब नंबर्स हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है टिपिकल ओसी कर्व। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस है, ये है AQL और LTPD। AQL इधर होगा, AQL क्या है, 1%, 1% तक आप मान लो कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और ये LTPD मैक्सिमम 6%, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मान लो 6% तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये 1% है एवरेज क्वालिटी लेवल, नहीं हाँ एवरेज क्वालिटी लेवल। एक AOQ है, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। अब देखो एक AQL का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, दिया नहीं है क्या, इन्वेंट्री आ गया। देखो एक है ना, न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में कई बार AQL के ऊपर, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूले में NCD होता है। इसका मतलब समझते हैं ना आप लोग, इसका मतलब क्या होगा, NCI, जो परमुटेशन कम्बिनेशन वाला होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइनोमियल वाला आएगा तो आप मैथमेटिक्स में तो आप पढ़ते ही हैं बाइनोमियल, ठीक है। अब AOQ का एक फॉर्मूला होता है, कहाँ है, कहीं है, यहाँ पे है ना, यहाँ जगह लिखते हैं, कहाँ एक्सप्लेन किया है इसलिए, यहाँ देखो यही लिख लेते हैं। AOQ का फॉर्मूला क्या है, AOQ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू प्रोबेबिलिटी P इनटू n - n, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ये क्या है, परसेंटेज डिफेक्टिव, n क्या है, लॉट साइज, और स्मॉल n क्या है, सैंपल साइज, ठीक है। दोबारा, इसमें कोई न्यूमेरिकल मैंने डाला नहीं है इस वाले पार्ट में, लास्ट में न्यूमेरिकल्स हैं, एक साथ करेंगे। तो क्या है, ए एवरेज क्वालिटी लेवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू पी, जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंबल्स वो यूज करते हैं, इनटू, वो फॉर्मूला याद है परमानेंट पहले का, इसलिए वो याद रहता है। सैंपल साइज क्या है, एन, लॉट साइज माइनस एन लॉट साइज है, और एन क्या है, सैंपल साइज, और डिवाइडेड बाय एन। अब देखो पी ए इंटू पी, 1 - n/n, अगर n जो है बहुत बड़ा है n से, तो क्या हो जाएगा, n/n, ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, तो एवरेज क्वालिटी लेवल क्या हो जाएगी, AOQ, सॉरी ये AQL ही थे ना, एवरेज AOQ, सॉरी ये क्या हो जाएगा, AOQ, एवरेज AOQ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू P। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको।
ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है और फिक्स डेटा पे आता है हर बार, डेटा भी नहीं बदलता है यूपीएससी, तो वो डेटा भी आप याद कर लीजिएगा एग्जाम में, एकदम सेम टू सेम डेटा पे आप उस क्वेश्चन को होते कर, मैं एक एक है ना स्मॉल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये एओक्यू है, एओक्यू, वो एक्यूएल है, दोनों अलग अलग चीज। ठीक है, ये अलग फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लास्ट में जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब इन्वेंट्री पे आते हैं, देखो इन्वेंट्री को बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि कितना हमारे पास स्टॉक है, अब उस स्टॉक को रखने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड कुछ भी हो सकता है। टाइप ऑफ इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, इनपुट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट। और मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स क्या है, फॉर मशीन रिपेयर्स। और ये अब स्मूथ ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ लेना, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए, कस्टमर डिमांड के लिए, मिनिमाइज कैरिंग एंड शॉर्टेज कॉस्ट। देखो शॉर्टेज का, अगर इन्वेंट्री नहीं है तो शॉर्टेज के लिए भी तो एक कॉस्ट पड़ती है ना, कि कोई प्रोडक्ट आप मार्केट में बेच ही नहीं पाए तो पोटेंशियल लॉस है। शॉर्टेज कॉस्ट क्या होगा, पोटेंशियल लॉस। देन नेक्स्ट वन, ऑप्टिमाइज ऑर्डर साइज। ये से कुछ रीजंस हैं, इसमें कुछ कॉस्ट होती है। एक होता है सी नॉट, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट होगी। इसमें क्या क्या होता है, पेपर वर्क, जैसे आपने ऑनलाइन पे किया, ऑनलाइन नेट का यूज किया और ऑनलाइन आपने टूल बनाने का यूज किया, पेपर वर्क, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में होता है। लार्ज ऑर्डर जब करते हैं तो लार्ज ऑर्डर ऑर्डर के लिए लेस हो जाता है, और लार्जर ऑर्डर करना पड़ता है हमें इसे, क्योंकि एक बार में देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी जाएगी, कम्युनिकेशन सब लगी जाएगी, तो बड़ा ऑर्डर क्यों नहीं मंगाए। बट उससे फिर क्या बढ़ जाएगा, इसको अगर बढ़ाएंगे, सी नॉट को बढ़ाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट भी तो बढ़ेगा। सॉरी गाइस, होल्डिंग कॉस्ट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि होल्डिंग क्या है, स्टोर करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करने की कॉस्ट है, इंक्रीज विद मोर इन्वेंट्री। ठीक है, देन शॉर्टेज कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग बढ़ेगा तो होल्डिंग भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा स्टॉक होगा, तो हमें लिमिटेड करना है, एक बैलेंस बनाना होता है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में बैलेंस बनता है, और ये वो आती है, दो कॉस्ट होती है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, और एक होती है शॉर्टेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट को जब इक्वल करते हैं तो हमारा ईओक्यू आता है, इकोनॉमिक, ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट क्या है, कि कॉस्ट ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड, जो आप डिमांड को पूरी नहीं कर पाए। देन परचेज कॉस्ट, ये तो देखो ये तो फिक्स है, ये तो लगना ही लगना है, फिक्स को फिक्स है, ये तो सी बोलते हैं इसको, परचेज कॉस्ट, की कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द इन्वेंट्री, ये तो लगना ही है ना आपको, जो आपको क्वांटिटी है वो तो खरीदनी ही पड़ेगी। नॉट ऑलवेज मिनिमाइज्ड ईओक्यू, इन ईओक्यू, ईओक्यू में इसका कोई रोल नहीं है, ये तो होना ही होना है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो ईओक्यू का फॉर्मूला है, ईओक्यू, और इसको क्यू स्टार भी बोलते हैं, क्या है, अंडर रूट 2D सी नॉट बाय सी एच। ठीक है, डी क्या है, डिमांड, एनुअल डिमांड। देखो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जब जब डी को पर ईयर लेंगे, ठीक है, यूनिट्स पर ईयर, देन सी एच को भी हम क्या लेंगे, सी एच को भी क्या लेंगे, रुपीज पर यूनिट पर ईयर। ठीक है, और ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, सी नॉट रुपीज पर ऑर्डर, ये यूनिट्स होती है गाइस। अगर ये इसको आप वीक लेंगे तो आपको इसको भी वीक लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो कट जाएगा आपस में, तो इसलिए ध्यान रखना यूनिट्स का, यूनिट्स में खेल सकता है यूपीएससी पे, यूपीएससी आपके साथ। देखो दो कॉस्ट है, ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट में प्लस डी इंटू परचेज कॉस्ट भी आ जाएगा ना। ठीक है, तो डी बाई क्यू सी नॉट और क्यू बाई टू सी एच, ये दो हो जाएगा। 1 सेकेंड, बैटरी सेवर ऑन कर लिया जाएगा। ठीक है, डी बाई क्यू सी नॉट, अब देखो ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दिस वन इज कैरिंग कॉस्ट। अब इसको थोड़ा समझें, कि जब ऑर्डर क्वांटिटी है क्यू, क्यू आपने ऑर्डर क्वांटिटी करी, आप अगर क्यू बढ़ाएंगे तो सी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्यू बढ़ाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब लेकिन क्यू बढ़ाएंगे, जब ज्यादा क्वांटिटी आप ऑर्डर करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी ऑर्डरिंग की, कम।
और जब क्यू बढ़ाएंगे तो क्या होल्डिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब क्यू बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, जब क्यू बढ़ रहा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है, क्यू बढ़ रहा है तो होल्डिंग कॉस्ट घट रही है, मतलब क्यू इंक्रीज करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें घटेगी बट होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है, इनको ऑप्टिमाइज करना है। और ऑप्टिमाइज कैसे होता है कि डी बाई क्यू ऐसी क्वांटिटी ऑर्डर करें जिसमें ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है। और यहां से फिर क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा, इस क्वांटिटी को क्यू स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो क्यू स्टार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2D C0, और ये नीचे चला जाएगा उधर बाय CH, और क्यू स्क्वायर की अंडर रूट, इससे ये ड्राइव होगा। समझ रहे हैं, ग्राफ था, ग्राफ मैंने बताया था ना कि जब क्यू मान लो बढ़ रहा है, जब क्यू बढ़ रहा है तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है बट ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है। ये क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्यू बढ़ रहा है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है, इनवर्स रिलेशन है। और ये होल्डिंग कॉस्ट है और ये ऑप्टिमम क्वांटिटी है, ठीक है। इधर क्या है, कॉस्ट। सो इन्वेंट्री के मॉडल्स हैं, ईओक्यू मॉडल्स विद शॉर्टेजेस, आपको बस पहला पढ़ना है, दिस वन, ठीक है। शॉर्टेज वगैरह बस इसमें पढ़ लीजिए कि शॉर्टेज में क्या होता है कि प्लांट शॉर्टेज करते हैं, डिस्काउंट करते हैं प्राइस ब्रेकअप्स में, एक डिस्काउंट मॉडल होता है। और प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी आइटम प्रोड्यूस्ड इन बैचेस, बैचेस में प्रोड्यूस, ये इसमें क्या होता है, हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन हाउस प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन, तो उसमें भी तो इन्वेंट्री होगी ना इन हाउस प्रोडक्शन में, तो उसको कैसे मैटर करना है। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, रीऑर्डर। किस किस ऐसा पॉइंट आया कि मतलब देखो, एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, जैसे क्या होता है कि आपने ऑर्डर किया, कंज्यूम हुआ, फिर ऑर्डर किया, अब मान लो, ठीक है, ये टाइम है और ये क्वांटिटी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे आपने एक ऑर्डर मारा, आपने ऑर्डर किया, प्रोडक्ट आया, फिर आपने धीरे 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 इसको कंज्यूम किया, फिर क्या होगा, फिर आपने एक और ऑर्डर मारा और फिर एक ये हुआ। लेकिन देखो आपको है ना यहीं पे ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है, लीड टाइम इसे बोलते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या किया है, गिव ऑर्डर्स, गिव ऑर्डर, और इस हिसाब से दीजिए कि जब तक इतना खत्म हो, इतने में जो आपने ऑर्डर दिया वो यहाँ पे यू रिसीव ऑर्डर्स, यहाँ पे क्या है, रिसीव, रिसीव ऑर्डर्स, आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया और आपके फिर अगेन क्वांटिटी क्या होगी, क्यू, आपने यहाँ पे गिव ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी क्यू, और यहाँ पे आपने रिसीव किया क्वांटिटी क्यू को, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें वही बोलता है कि किस पॉइंट पे आप रीऑर्डर करेंगे। तो इसका एक डिमांड रेट होता है डी, और डिमांड रेट क्या होता है, क्यू बाय टी, कि क्यू क्या है, क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय टी, किस रेट से वो खर्च हो रहा है, तो क्यू बाय टी। और लीड टाइम क्या है, दिस वन इज लीड टाइम, समझ रहे हैं, लीड टाइम, जो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मान ले आपने यहाँ पे किया, तो दिस पार्ट सब में बराबर होगा, दिस पार्ट, ये लीड टाइम, ठीक है। तो अब कह रहा है आपने मान लो 10 यूनिट्स डिमांड है, 10 यूनिट्स पर डे आप खर्च करते हैं और लीड टाइम 5 डेज है, तो आप किस पॉइंट पे 50 यूनिट्स का ऑर्डर मारेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल एट विच न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे आपको नया ऑर्डर लेना है, तो किस पॉइंट पे मारेंगे, जब आपके पास 50 यूनिट रह जाएगी। देखो 5 डेज का लीड टाइम है, मतलब लीड टाइम मतलब कितने दिन में प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव होगा, तो 5 दिन में आता है, और पर डे की डिमांड 10 है, तो आप जब आपके पास 50 यूनिट्स क्वांटिटी रह जाएगी, व्हेन यू आर लेफ्ट विथ 50 यूनिट्स, देन व्हाट विल यू विल ऑर्डर, और अब क्या होगा, फर्स्ट डे, आफ्टर फर्स्ट डे 40 हो जाएगा, सेकेंड डे पे आपके पास 30 रह जाएगा, क्योंकि 10 यूनिट्स की डिमांड है ना, फिर थर्ड डे पे क्या हो जाएगा, 20, फोर्थ डे पे 10, और फिफ्थ डे पे आपके पास 0 हो जाएगा, बट ये यहाँ पर दोबारा 50 हो जाएगा, यू विल रिसीव्ड ऑर्डर। समझ रहे हैं कितना आसान है, बस यही है कि एवरी डे 10 यूनिट खर्च होते जा रहा है, 10 10 खर्च कर रहे हैं, और लास्ट डे जैसे 0 हुआ 50 का रिसीव हो गया। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है कि एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखी जाती है, इससे कॉस्ट बढ़ता है। एक्स्ट्रा इन्वेंट्री हेल्प टू प्रिवेंट स्टॉक आउट, स्टॉक आउट होने से हमें एक्स्ट्रा इन्वेंट्री जो हम रखेंगे उसको हम एक्स्ट्रा इन्वेंट्री टू प्रिवेंट स्टॉक आउट, ठीक है। ड्यूरिंग लीड टाइम फ्लक्चुएशंस, टाइम जो है लीड टाइम जो पड़ते हैं ये फ्लक्चुएशन भी हो सकता है ट्रैफिक जैम लग गया, समझ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन टाइम, एक तरह से इसको लीड टाइम को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोर्ट टाइम, ट्रांसपोर्टेशन टाइम प्लस ऑर्डरिंग टाइम
सब मिला के है, ऑर्डरिंग टाइम प्लस पेमेंट टाइम, कितनी देर में पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपके ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको पेमेंट रिसीव होगा, फिर वो भेजेगा, तो कुछ भी लीड टाइम में फ्लक्चुएशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पास मान लीजिए 5 दिन में नहीं पहुंचा, तब आप क्या करेंगे, तो आप अपनी इन्वेंट्री से काम करेंगे। एक रीऑर्डर पॉइंट को तो आपने लीड टाइम इंटू एवरेज डिमांड किया प्लस सेफ्टी स्टॉक, आप साथ में सेफ्टी स्टॉक भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रीऑर्डर पॉइंट विद सेफ्टी स्टॉक। वो था विदाउट, दिस पार्ट जो था इतना, ये था विदाउट सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, एक एबीसी मॉडल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कभी भी आ सकता है और आता ही रहता है, यूपीएससी की थीम है ये एक। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक क्लास में हम 10% आइटम रखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है ज्यादा, मतलब बेस्ड ऑन वैल्यू, बस इतना ही पूछेगा, बस इतना ही, सॉरी, आपसे बस इतना पूछेगा कि क्लासीफाई किसके बेसिस पे करते हैं, बेस्ड ऑन वैल्यू, मतलब तीन तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ए बी सी। ए की वैल्यू हाईएस्ट है, ए में क्या है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लीस्ट इन्वेंटरी, और सी में क्या है, लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट इन्वेंटरी, बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। जस्ट इन टाइम हम पढ़ चुके हैं कि जीरो जीरो इन्वेंटरी कंसेप्ट है ये, कि जब जरूरत होती है तब हम उसको ऑर्डर करते हैं। देखो कुछ न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी करते हैं कि 3 कंपोनेंट्स है एक सिस्टम में, ये हमने पहले कर चुका है सेम न्यूमेरिकल 0.99598, तो इसकी हमने R1 इंटू R2 तो सीरीज में निकाल दी, R1 इंटू R2 इंटू R3, और आंसर आ गया। अगर पैरेलल था वही दो कंपोनेंट, ईच रिलायबिलिटी 0.8, देखो दो कंपोनेंट दोनों की 0.8 है, तो रिलायबिलिटी पैरेलल में क्या निकालेंगे, 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस 0.8, तो हो जाएगा 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 कितना, दो दूनी चार, 0.04, और ये क्या हो जाएगा 0.96। ठीक है, यही किया है इसने। देन रिलायबिलिटी वाला जो हमने पढ़ा था, जो एमटीबी है, देखो कह रहा है कंपोनेंट है फेलियर रेट, लैम्डा दे दिया, तो लैम्डा का 1/λ क्या होता है, एमटीबीएफ, तो कितना हो जाएगा 1/0002, पॉइंट हटाया तो 1500 आ गया। ठीक है, देखो बी पार्ट यही पूछा है, 1/λ, ये 500, और रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस 0.002, और टाइम दिया 100 इंटू 100। ठीक है, तो ई की पावर माइनस 0.2 और 1/e⁻², बस इतना ही। एग्जाम में अगर आपको ऐसे देगा तो मार लीजिएगा, और अगर ऐसे नहीं देगा तो इसकी वैल्यू आपको भगवान ही बचा सकता है इससे। ठीक है, बाकी आप आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप ई की वैल्यू 0.1, ई की वैल्यू 0.2, ई की वैल्यू 0.3 से लेकर के 0.5 तक, ई की वैल्यू इस इतने को तो आप याद करके जा सकते हो, इतना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, रिमेंबर दिस वैल्यू, स्पेशली मैकेनिकल वाले। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल में ये टेक्निकल में भी आता है, तो उसमें भी ये काम आएगा। फिर बाकी जो नॉन टेक वाले, मर्जी है आपकी, आपके पास टाइम है और सब कुछ याद है तो कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कैसे निकालते हैं, देखो एमटीबीएफ दे दिया 120, एमटीटीआर दे दिया 10। एमटीबीएफ क्या था, देखो यहाँ तक प्रोडक्ट काम किया 120 दिया, फिर यहाँ से रिपेयर करने में टाइम लगा 10, एमटीटीआर मीन टाइम टू रिपेयर, ये है रिपेयर। ठीक है, मीन टाइम टू रिपेयर, तो 120 अपॉन 120 प्लस 10, 130.923। देन नेक्स्ट ईओक्यू मॉडल, ईओक्यू पे क्वेश्चन। ईओक्यू कैसे, देखो डी दे दिया डिमांड, सी नॉट दे दिया ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट दे दिया ये, तो फॉर्मूला क्या होगा, √2D सी नॉट बाय सी एच, √2 डायमीटर, डायमीटर कह रहा हूँ, डिमांड सॉरी, 2400, सी नॉट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 10। देखो ये पर ईयर है और ये एनुअल लिखा है, यानी कि पर ईयर है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान देना होता है। अब ये 10 से 10 गया, अब इसको देखो 24 दूनी 48, 4800, और इंटू 0, इसका अप्रोक्सीमेट देखो 100 का रूट क्या हो जाएगा 10। अब आपको 480 निकालना है। अब आपको पता है कि आप 22 का स्क्वायर कितना होता है और 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये दोनों निकाल लीजिए और इसके बीच में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रूट लेने होते हैं। 23 का 529 चला जाता है,
22 का 484 होता है और 441 होता है, आप याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है ऊपर वाले एग्जाम्पल पे ईओक्यू दे दिया इतना, अब फाइंड द टोटल कॉस्ट। ये भी पूछ सकता है गाइस, टोटल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, एक तो इसमें एक होता है डीसी, ये जरूर पूछता नहीं है, इन्वेंट्री कॉस्ट मानिए। अगर डीसी सी नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस डी बाय क्यू सी नॉट प्लस क्यू बाय टू सी एच। ठीक है, तो ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये है होल्डिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले निकाली, डी बाई क्यू सी नॉट, डी कितना है 2400 बटे क्यू इंटू सी नॉट, देन क्यू बाय टू, क्यू कितना है 219 ही आया, जो क्यू क्यू यही ले लिया ईओ क्यू के बेस पे, क्योंकि कॉस्ट जो ये वाली कॉस्ट आती है ना दिस वन, ये हम जनरली मिनिमम कब होगी, यही मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमम होगी व्हेन क्यू विल बी क्यू स्टार और ईओ क्यू एक ही बात है। ठीक है, तो उसी पे निकाल लें क्यू बाई टू सी एच और 219 बाई टू इंटू 10 ये और ये। और देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। ठीक है, टोटल कॉस्ट होता है डीसी, डीसी क्या है डिमांड, और सी क्या है यूनिट कॉस्ट, सी है यूनिट कॉस्ट, और प्लस टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का एक और फॉर्मूला होता है 2D सी नॉट इंटू सी एच। ठीक है, उसमें क्या था, बस डिवाइड था ना, 2D सी नॉट बाय सी एच, ये था ना सी नॉट बाय सी एच, तो इस सी एच को ऊपर ले जाओ बस, तो 2D सी नॉट और सी एच जो नीचे था उसको ऊपर ले लीजिए, एक बार उसको उससे आ जाए। ठीक है, तो ये इजी होता है। और नेक्स्ट आता है एक और, ये लीड टाइम वाला फॉर्मूला। लीड टाइम वाले में क्या है, डेली डिमांड इंटू लीड टाइम, डेली डिमांड दे दिया, लीड टाइम दे दिया, हम कर चुके हैं 50 यूनिट्स का। अब ब्रेक इवन एनालिसिस है लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक। देखो ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल्स आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए कोई बात। अब देखो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या करता है, जब टोटल कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट और रिवेन्यू ये बराबर हो जाए, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हमें निकालनी होती है, इसको ब्रेक इवन बोलते हैं। इसमें कैसे निकालते हैं कि जो सेल्स इतना बढ़ जाए कि हाउ सेल्स वॉल्यूम अफेक्ट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसमें तीन तरह की कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है जो इनिशियल कॉस्ट लगती है, दैट डू नॉट वेरी विद आउटपुट। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आउटपुट करती है, इनपुट है, कॉस्ट इनपुट है, और टोटल कॉस्ट ये हो गई। अब एक होती है सेल्स कॉस्ट, ये टोटल सेल्स कितनी हुई, प्राइस एट विच यूनिट्स आर, अभी इसको मैथमेटिकली देखेंगे। एंड देन कंट्रीब्यूशन की जो सेलिंग प्राइस है एसपी और माइनस वेरिएबल पर, और प्रॉफिट क्या है, देखो जो टोटल कॉस्ट है वो किसके बराबर है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो किसके बराबर होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बस इनको याद रखिए, टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, डज नॉट वेरी, डज नॉट वेरी, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरी विद यूनिट, वेरी विद आउटपुट। ठीक है, और ये भी डिपेंड्स ऑन यूनिट। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या, व्हेन, अब देखो व्हेन प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, दैट इज एट ब्रेक इवन, एट ब्रेक इवन प्रॉफिट और लॉस दोनों जीरो होता है, तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, फिक्स प्राइस, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और इस टाइम पे जो क्वांटिटी आती है वो ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कैसे निकाला, ये जो फिक्स कॉस्ट यही तो है। देखो अब हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, सारा सारा ड्राइव कर दूंगा एक ही फॉर्मूला। जो सेलिंग प्राइस था वो किसके बराबर था,
फिक्स्ड कॉस्ट, ये फॉर्मूला बस याद रखिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब देखो फिक्स कॉस्ट को लिखते हैं, मान लो एस है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब यूनिट मान लेते हैं क्यू, तो एस क्या हो जाएगा, एस इंटू क्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, टोटल क्वांटिटी मान लो क्यू सेल करी। फिक्स कॉस्ट तो रहेगा ही एफ, इसको एफ ही लिखते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे, वी इंटू क्यू और प्लस प्रॉफिट, ये होता है फॉर्मूला, इसको याद रखिए। अब मान लो प्रॉफिट इक्वल टू जीरो है एट ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी, तो क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, हमें क्यू निकालना है, तो एफ फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस वी। इसी फॉर्मूले में पी को जीरो रखिए तो आपकी वैल्यू ये उधर जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ भी होता है, ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, मैं एनोटेड पीडीएफ शेयर कर दूंगा। देखो फिक्स कॉस्ट तो ये मान लो यहाँ पर है, फिक्स कॉस्ट तो है ही, ये कॉस्ट है और ये है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, तो ये फिक्स कॉस्ट है, ये एफ सी, ये तो लगेगी लगेगी। अब यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट है, ये है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब मान लो जो सेल्स प्राइस है वो ऐसे में, दिस वन इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखो दोबारा से बनाता हूँ एक बार, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट था, ये वेरिएबल कॉस्ट यहीं से आएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, यहां से देखो जब क्वांटिटी जीरो है तो ये कॉस्ट है, तो ये आ गई टोटल कॉस्ट, ये क्या है, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब हम सेलिंग प्राइस और लेंगे, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो हम बेच रहे हैं। अब ये एक जो पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या है, सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट इक्वल है, एंड एट दिस पॉइंट प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। अब ठीक है, इतनी क्वांटिटी तक टिल देन लॉस है, और आफ्टर दिस प्रॉफिट, एंड एट दिस पॉइंट नो लॉस, नो, खत्म। ये कुछ फॉर्मूले हैं, देखो इसी फॉर्मूले से ड्राइव हो गया बीईपी। बीईपी का ये क्या है, क्यू, क्यू बीईपी, ठीक है। बीईपी फॉर सेल्स, एक सेल्स के लिए बीईपी अलग से निकालते हैं, उसको फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, एसपी माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दिया, पर यूनिट मतलब एस माइनस, मतलब कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, बीईपी जो सेल्स सेल्स का निकाल रहे हैं रुपीज, इसका है क्वांटिटी क्यू स्टार इंटू सेलिंग प्राइस एसपी, बस ये कर रहे हैं। अब क्यू स्टार क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय एस माइनस बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और इंटू ये फाइनल प्रॉफिट बाय वॉल्यूम रेशियो, इसको ये भी लिखते हैं बीईपी फॉर सेल्स, फिक्स कॉस्ट बाय पी वाई वी। तो यहाँ से पी वाई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन, इन दोनों फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स के बराबर आ जाएगा ना। देखो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस, ये किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट बाय पी बाय वी रेशियो। अब इन दोनों को इक्वेट किया, ये बीईपी सेल्स के बराबर है दिस वन, तो इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे पी बाय वी रेशियो क्या हो गया, प्रॉफिट और कितना क्वांटिटी, प्रॉफिट वॉल्यूम नाम से लग रहा है, प्रॉफिट कितना और कितनी क्वांटिटी सेल करी है उसका रेशियो। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम उधर चला जाएगा और सी ऊपर चला जाएगा और एस नीचे आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मतलब मान लो आपने यहाँ सेल करी, ये एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल, और ये ब्रेक इवन है, तो ये जो इतना डिफरेंस है ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ से, ठीक है, दिस वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ
ब्रेक इवन का आपने पढ़ ही लिया कि ब्रेक इवन प्लॉट मैंने आपको सिखाई दिया। प्लॉट जो है वो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे सेल्स होता है, यूनिट्स और क्वांटिटी, और इस पे कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाते हैं, टोटल कॉस्ट को स्टार्ट एट फिक्स कॉस्ट एंड राइज विद आउटपुट, और जो टोटल रिवेन्यू है स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड राइजेस लीनियरली। मतलब फिक्स कॉस्ट को ऐसे दिखाया और वेरिएबल कॉस्ट ऐसे है, तो ये इन दोनों को सम करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। और सेलिंग प्राइस कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, ये सेलिंग प्राइस है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये क्या है कॉस्ट, और ये यूनिट्स और क्वांटिटी। ठीक है, टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल रिवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ एग्जांपल है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फिक्स कॉस्ट दे दिया 60, फिक्स कॉस्ट दे दिया 60, सेलिंग प्राइस दे दिया एस, सिंबल से करते हैं, एफ दे दिया, स्मॉल एस दे दिया, वी दे दिया, पूछा क्या है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आता है? अब आप देखो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी है तो छोड़ो, आपने पढ़ा है कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, ये बार बार याद करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये याद रहेगा तो सब हो जाएगा। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, एस इंटू क्वांटिटी, एफ क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो रहेगा ही, ये वी इंटू क्वांटिटी, और प्रॉफिट को जीरो कर देंगे। तो यहाँ से क्वांटिटी निकालना है, तो इसको इधर ले आइए, मान ले, देखो आपको याद नहीं हो रहा है, 50 माइनस 30 इंटू क्वांटिटी, ये क्यू बीईपी हो गया, और जब हमने प्रॉफिट को जीरो किया और फिक्स कॉस्ट 60,000, तो क्यू बीईपी। इसमें देखो, इसमें भी आपको एक फॉर्मूला रिकॉल तो करना ही है ना, पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 60,000 और डिवाइडेड बाय 20, 50 में 30 गया 20, निकाल दिया आपने, 3000 आ गया आंसर। और बाकी आपको एकदम से, अब देखो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट को एस माइनस वी से डिवाइड कर देना है, एक ये है, और जो दो कॉस्ट दे रखी है उनका डिफरेंस लेके इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर दोबारा से वही है, देखो सेल्स पर यूनिट दे दिया, ये दोनों सेम है, फिक्स कॉस्ट दे दिया, पी बाई वी रेशियो पूछा है, पी बाई वी रेशियो कितना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, एस माइनस वी, एस माइनस वी, पी बाई रेशियो क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, एस, एस माइनस वी बाय एस, ये था पी बाई वी रेशियो। और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का पूछ रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का क्या था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पी बाई वी रेशियो। ठीक है, और बाकी आप पुराने फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इससे ब्रेक इवन पॉइंट की कॉस्ट। अब देखो पिछले सवाल में 3000 आया था ना, बीईपी 3000, और क्वांटिटी देखो सेल्स 50, तो बीईपी अगर सेल्स निकाले जो रुपीज में, वो क्या हो जाएगी, 3000 पर यूनिट है ना, यूनिट, और ये क्या है, पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट, तो 3000 इंटू 50 कर दीजिए, 15, और यही तो आया, देखो आंसर। तो डायरेक्ट देखो ये तरीके हैं, बट बेसिक कंसेप्ट हमेशा लगता है, ये बेसिक है कि आपने बीईपी सेल्स निकाल लीजिए, पहले बीईपी यूनिट निकाल दीजिए और उसको सेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वरना आपको फॉर्मूले याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, ये फॉर्मूले हैं 3, देखो, एक है बीईपी फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस बी, देन बीईपी सेल्स फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस बी इंटू एस पी, और प्रॉफिट बाय वॉल्यूम रेशियो, और प्रॉफिट बाय वॉल्यूम रेशियो है एस माइनस बी अपॉन एस, और ये है एफ अपॉन पी बाई वी, और पी बाई वी की वैल्यू होती है ये, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल। ठीक है, ये लास्ट है, ये आप खुद कर लेना, इसमें एक साथ सब कुछ पूछ रखा है, कंट्रीब्यूशन वगैरह, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो पता है आपको, एक्चुअल सेल और बीईपी सेल दिया, इनका डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेल से। तो बी हमारा बीईपी के कुछ हेल्प से यूज है, एप्लीकेशंस, वो आप पढ़ लीजिएगा, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। तो हमने न्यूमेरिकल पार्ट खत्म कर लिया है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो मज़ा आ गया एकदम, अच्छा रिवीजन हो गया, और आप लोगों को होपफुली है कि बहुत फ़ायदा हुआ होगा। हमने रिलायबिलिटी कर लिया, मेंटेनेंस किया है, ओसी कर सब कर लिया है। अब ये पार्ट 2 था, पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी शेयर कर दिया है, पीडीएफ भी दे दी गई है, पार्ट 2 का भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ, और वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है गाइज, फॉलो द प्लेलिस्ट, आपको लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फॉलो द प्लेलिस्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या वीडियो मिलेगी आपको, अब 3 सब्जेक्ट की मिल जाएगी। नाउ यू विल गेट थ्री सब्जेक्ट्स, वन इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, देन यू विल गेट आईसीटी, एंड देन यू विल गेट क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी।
ये तीनों की मिल जाएगी। अब गाइस, एज पर डिमांड, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और नेक्स्ट वन इज मटेरियल साइंस। ये दो सब्जेक्ट हैं गाइस। इससे पहले इन्वायरमेंट का मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो इन दोनों में से कमेंट करिएगा गाइस। कमेंट करिएगा हर वीडियो में, किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि विच वन यू वांट, विच वन यू वांट, जो आपको चाहिए कमेंट करिएगा गाइस। कमेंट के बेसिस पे ही मैं तैयार करूंगा, वरना मैं नहीं तैयार करूंगा। और मेरे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे। इफ यू विल सब्सक्राइब मोर देन, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं हो सकता है कि और जल्दी बनाऊंगा। ठीक है गाइस, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इनको बनाने में, और अगर किसी का बेनिफिट नहीं होगा तो इतनी मेहनत करने का कोई आउटपुट नहीं है। सो if I am going to do hard work, then you guys also have to do hard work and crack the exam and support me. ठीक है गाइस, क्योंकि दोनों तरफ का सपोर्ट चलता है। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट मी। एंड तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे फॉलो करिए। और जब आप ज्वाइन हो जाएंगे, मुझे लगेगा कि अब सफिशिएंट रिक्वेस्ट आ गई है, और मैं ज़्यादा डिले नहीं करूँगा गाइस। अगर मुझे लगेगा सफिशिएंट रिक्वेस्ट आ गई है, सफिशिएंट स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, तो मैं डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस दोनों लाऊंगा। और आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इन वीडियोस को। जो आपके, देखो हर किसी के साथ तो नहीं करता है इंसान शेयर, लगता है कि कंपटीटर है, बट जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप मिल के पढ़ते हैं, कि भाई तू भी मेरे साथ बैठ, तू मुझे कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा था तू समझा दे, मैं तुझे कोई समझा दूंगा। तो उसमें क्या होता है ना गाइस, दोनों फ्रेंड का पेपर निकलता है। एक हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में दूसरे का निकल जाए जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट नेक्स्ट ईयर में दूसरे का जरूर निकलता है। तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। आई होप कि सब क्लियर करें। और गाइस, मेंस के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च करूंगा, जिसमें 50 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, 30 भी हो, 40 भी हो, लेकिन 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का टारगेट रखेंगे हम, जिसमें हम एवरी सब्जेक्ट वाइज 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मैं एक एक सब्जेक्ट के, मैं मैकेनिकल के करवाऊंगा, और कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे रैंकर्स हैं, हर सब्जेक्ट के हम उससे सॉल्व करवाएंगे। और कोशिश करूंगा कि मैं हर ब्रांच का, सिविल मैकेनिकल तो जरूर दूंगा, और इलेक्ट्रिकल का भी होपफुली जरूर दूंगा। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा गाइज, क्योंकि अगर मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली 100% लॉन्च करूंगा। और अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आएंगे और लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे ज़्यादा, तो गाइज मैं सिर्फ मैकेनिकल का लॉन्च करूंगा, क्योंकि मैकेनिकल तो मेरे को, मैं एम द बॉस इन मैकेनिकल, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। देखो, कोई एक फैकल्टी जो होगा वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, और मेंस में 200 प्लस नंबर भी ला सकता हूँ। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।